भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। इस दिसंबर की ठंड में हमारी बेटी की भी विदाई होगी। अब तो मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से करूंगा। अरे लड़के वालों को दहेज भी तो देना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ दिन काम कर लूं, फिर हम दोनों पति पत्नी पैसे जोड़कर अपनी बेटी की बहुत अच्छे से शादी करेंगे। आशा और विनोद अपनी बेटी के रिश्ता पक्का होने की वजह से बहुत खुश थे। तो वहीं रात के 1 बज चुके थे और अब तक अरविंद की बेटी शीतल अभी तक घर नहीं आई थी, जिसके चलते वो और शांति अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर उसका इंतजार करते हैं। देख रही हो अपनी बेटी को, रात के 1 बज गए हैं पर अब तक उसे होश नहीं आया कि घर भी आना है। शांत हो जाइए, वो देखिए आ गई हमारी बेटी। शीतल नशे में गाड़ी से उतरती है। उसके साथ उसके कुछ और दोस्त भी थे और वो भी नशे में थे, जिन्हें देख अरविंद गुस्से में कहता है, आ गई अपने आवारा दोस्तों के साथ। देखो वो सब नशे में है, तुम्हारी बेटी तो गाड़ी से खुद उतर भी नहीं पा रही है और उसके कपड़े देखो, इतनी ज्यादा ठंड है, ये नहीं कि कुछ मोटे कपड़े पहने, इसका तो फैशन ही नहीं खत्म होता। ये सब कुछ तुम्हारे प्यार का नतीजा है। सही कह रहे हैं आप। अब तो हमें इसकी शादी जल्द से जल्द करवानी होगी ताकि ये सुधर सके। अगर यही हाल रहा तो एक दिन ये हमारी बहुत बदनामी करवा देगी। एक ही जगह अरविंद और विनोद का घर था। वो दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और दोनों ही अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। इसलिए जहां विनोद अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर का रिश्ता देखकर रिश्ता पक्का कर देता है, तो वहीं अरविंद भी अपनी बेटी को सुधारने के लिए एक बड़े घर का रिश्ता देखकर शीतल का रिश्ता तय कर देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आशा, अगला महीना दिसंबर का है, उसी में शादी है और अब तक शादी के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना ये घर गिरवी रख दूं। नहीं पापा, मेरी शादी के लिए आप इतने पैसे खर्च मत करो। मुझे महंगी शादी नहीं चाहिए। अगर आप ये घर भी गिरवी रख दोगे तो फिर आप कहाँ रहोगे? बेटा, हम घर बेच नहीं रहे, सिर्फ गिरवी रख रहे हैं और हमें पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। और तू चिंता मत कर, मैं और तेरे पापा काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हम अपना घर भी छुड़ा लेंगे। माँ, अगले महीने मेरी शादी है और अब तक कोई तैयारी नहीं हुई। मैंने कहा था ना कि मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए। अगर मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी तो ही मैं शादी करूंगी। हाँ बेटा, हमें सब पता है, पर तू तो जानती है इस वक्त तेरे पापा अपने बिजनेस के काम से कितना बिजी हैं। बिजी है तो क्या, वो मेरी शादी पर पैसा नहीं खर्च करेंगे? और वैसे भी माँ, ठंड बढ़ने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब मेरी हल्दी और मेहंदी की रस्म हो तो पूरा स्टेज सजा हो और सब हल्दी वाले दिन पीले और मेहंदी वाले दिन ग्रीन कलर के कपड़े पहनेंगे। और हाँ, हीटर का इंतजाम कर लेना, मैं नहीं चाहती मेरे दोस्तों को ठंड लगे। बेटा, तू अपने और अपने दोस्तों के बारे में इतना मत सोचा कर। कैसे ना सोचूं? ठंड बढ़ रही है और यहाँ हीटर में भी लग रही है, शादी तक तो और ठंड बढ़ जाएगी। अगर मेरी शादी में आने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई तो? और हाँ, मैं अपनी हल्दी पर फूलों की ज्वेलरी पहनूंगी और हाँ, मेरे लिए चुन्नी भी फूलों की बनवाना, जैसे राधिका मर्चेंट की थी। वाह बेटा, हीटर लगवाना है और कपड़े तुम्हें गर्मी वाले पहनने हैं। अब ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। इसकी शादी के पीछे मैं पानी की तरह पैसा बहा रहा हूँ, ये नजर नहीं आ रहा इसे, पर अपने दोस्तों की तबीयत की बड़ी चिंता है। पैसा होता ही है खर्च करने के लिए और मैंने सोच लिया है कि ठंडी जगह पर ही मेरी शादी होगी और मेरे हिसाब से ही होगी। शीतल अपने माँ बाप की जरा भी परवाह नहीं करती और अपना डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान बताकर वहां से चली जाती है। तो अरविंद और शांति भी उसकी डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारियों में जुट जाते हैं और पहाड़ों में उसकी डेस्टिनेशन वेडिंग रखते हैं। वहीं पैसों की तंगी से परेशान विनोद और आशा हल्दी की रस्म की तैयारी कर रहे होते हैं। माफ करना बेटी, अपनी शादी में सारी लड़कियां हल्दी मेहंदी पर स्टेज लगाती हैं, नाच गाना करती हैं, लहंगा खरीदती हैं, पर तेरी माँ तुझे सिर्फ तेरी हल्दी के लिए ये पीली साड़ी दे सकती है। माँ, मुझे नहीं करना अपनी शादी पर फिजूल खर्च। आप इतना भी क्यों कर रही हो? क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है। इतना बोलकर आशा खेत पर चली जाती है और वहां से कुछ हल्दी तोड़ कर लाती है और घर में ही हल्दी पीसती है। देखते ही देखते हल्दी का दिन आ जाता है और उस दिन आशा अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए फूलों के गहने बनाती है और बड़ी ही सादगी के साथ उसकी हल्दी करती है। वो वहीं शीतल के माँ बाप शीतल के कहने पर पहाड़ों पर हल्दी के लिए डेकोरेशन वाले को बुलाकर डेकोरेशन करवाते हैं। देख ले बेटा, जैसा तूने कहा था बिल्कुल वैसे ही तेरी डेस्टिनेशन वेडिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने पहाड़ों पर तेरी शादी अरेंज की है। देख,
हल्दी का फंक्शन की डेकोरेशन हो गई है, कुछ देर बाद लड़के वाले भी आ जाएंगे, फिर तुम दोनों की हल्दी की रस्म एक साथ होगी। आहाहाहा, बेटा पहाड़ी इलाका है, ठंड ज्यादा है तो एंजॉयमेंट के साथ ठंड को भी देखना। आहाहाहा। पापा, लड़कियों को ठंड नहीं लगती। इतना बोलकर शीतल पहाड़ों पर अपने दोस्तों के साथ अपनी हल्दी मेहंदी की रस्म को एंजॉय करती है। सच में यार, तूने तो अपना पूरा लुक राधिका मर्चेंट जैसा ले रखा है, इसमें तो बहुत पैसे खर्च हुए होंगे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, मेरे माँ बाप क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, और वैसे भी हमारे पास पैसे की कमी नहीं है जो हम गरीबों की तरह मेहंदी या हल्दी की रस्म करें। जहां ज्यादा पैसे खर्च करके शीतल पहाड़ों में अपनी हल्दी की रस्म करती है, तो वहीं गरीब निशा अपनी गरीब सहेलियों के साथ अपने घर में ही अपनी मेहंदी की रस्म को पूरी करती है। सुनिए जी, जल्दी से हलवाई वाले को बुला लीजिए और गली में ही टेंट लगवा लीजिए। वैसे अब तक टेंट वाले को तो आ जाना चाहिए था। अरे आशा, वो कह रहा था कि जब तक मैं उसे पूरे पैसे नहीं दूंगा वो आएगा नहीं। क्या? पर उसने तो कहा था कि वो शादी के बाद भी पैसे ले लेगा। ये टेंट वाला और हलवाई वाला हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकता। माँ पापा रहने दो, मुझे टेंट नहीं लगवाना। आप क्यों इतना पैसा खर्चा करवा रही हो? हम अपने घर के बाहर छोटा सा मंडप लगवा लेंगे, हमें शादी ही तो करनी है, इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? बेटा, तू इतनी चिंता क्यों करती है? तेरा बाप है तो तू चिंता मत कर, पैसे का भी मैं इंतजाम कर दूंगा। और ठंड देख रही है कितनी ज्यादा है। दिसंबर के महीने में शादी करना बेवकूफी थी मेरी। अब घर में मेहमान आएंगे तो क्या वो कांपते रहेंगे? उनके बैठने सोने का भी तो इंतजाम करना है। अच्छा आशा, मैं सोच रहा हूँ कि लड़के वालों से बात कर लूं, क्या पता वो हमारी परेशानी समझ जाए। पैसे न होने की वजह से विनोद दहेज के पैसे टेंट वाले और हलवाई वाले को दे देता है और शीतल पहाड़ों पर शादी वाला टेंट लगा देख अपने माता पिता से कहती है, माँ पापा, निशा का फोन आया था, बता रही थी कि गली में उसकी शादी हो रही है टेंट लगाकर। पर आप लोगों ने निशा के माता पिता की तरह मामूली टेंट लगवाकर मेरी शादी करने का तो नहीं सोच लिया ना? ऐसा मत करना। और हाँ, मेरे दोस्त कोई ऐसे वैसे नहीं है, उनका खास ख्याल रखना है, क्योंकि ठंड ज्यादा है तो मैं नहीं चाहती कि उनकी हेल्थ के साथ मैं कोई रिस्क भी लूं। तुझे अपने बाप की इज्जत और पैसों की जरा भी परवाह नहीं है। अपने दोस्त यार की चिंता करना छोड़ और अपने ससुराल वालों के बारे में सोच। ससुराल में जाकर ऐसी हरकतें मत दिखाना। माँ पापा को तो हमेशा ही मुझसे मुंह बना रहता है। आप मुझे ये बताओ, आपने कहाँ पर शादी का इंतजाम किया है? यहाँ पर ओपन गार्डन व्यू है ना? और हाँ, कैमरे वाले को बोल दिया है ना कि वो ड्रोन कैमरा लेकर आए, मस्त पहाड़ों में मेरी शादी कैप्चर हो और मेरी बहुत सारी स्लो मो वीडियो भी बनाए। और मेरी एंट्री का क्या? मैंने मिरर एंट्री मांगी थी। अरे देख रही हो शांति, तुम्हारी बेटी ने कसम खा ली है मुझे कंगाल करके ही छोड़ेगी। इससे कहो इसके हिसाब से ही हो रही है इसकी शादी। अब जल्दी से तैयार हो जाए और स्वेटर भी पहन लो। हमने जहां पर वेडिंग प्लान किया है वहां पर बर्फ गिर रही है और अभी निकलना है ताकि टाइम पर पहुंच सके। यहां से होटल से थोड़ा दूर है। इतना बोलकर पूरा परिवार अपना सामान पैक कर लेता है और कुछ ही देर में वो लोग अपनी गाड़ी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर मोहल्ले में ही निशा की शादी की तैयारी होती है। देखते ही देखते गली में ही लगे टेंट और मंडप में निशा हंसते हंसते शादी करके अपने ससुराल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर शीतल की डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, जहां वो अपने पति के साथ बहुत सारे फोटोशूट करवाती है। इस तरह उसकी शादी होती है। शादी का काम खत्म करके अरविंद अपने मोहल्ले में आता है और गाड़ी से जैसे ही उतरता है तो उसे विनोद दिखता है और वो विनोद की खुशी देखकर उससे बोलता है, भाई इतने कम पैसे में तुमने अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छी करी और कर्ज में डूबने के बाद भी तुम खुश हो। और एक मुझे देखो। भाई साहब, मैंने अपनी बेटी की शादी अपनी औकात से बढ़कर जो की है, बस मेरी बेटी ससुराल में खुश रहे। विनोद के चेहरे का सुकून देखकर अरविंद शीतल को लेकर परेशान हो जाता है और अगले ही दिन निशा की सास विनोद को कॉल करती है और निशा की खूब तारीफ करती है। तो वहीं दूसरी ओर शीतल की सास अरविंद को कॉल करके खूब खरी खोटी सुनाती है। शांति एक विनोद की बेटी है जिसने शादी से पहले भी अपने गरीब पिता के चेहरे पर मुस्कान रखी और शादी के बाद भी उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। पर एक हमारी शीतल ने शादी से पहले भी हमें परेशान किया और शादी के बाद भी हम उसे लेकर आज भी परेशान हैं। इस अमीर गरीब की डेस्टिनेशन शादी से मुझे एक चीज समझ आ गई है, शादी में पैसा कितना ही क्यों ना खर्च कर दे बाप, पर बाप की इज्जत बेटी के हाथ में ही होती है।
जानकी अपनी बेटियों की शादी की शॉपिंग करने के लिए बाजार में निकल पड़ती है। उसके पास 2 ट्रक होते हैं। सबसे पहले वो अपनी सगी बेटी के लिए दहेज के सामान में फर्नीचर खरीदने जाती है। भाई साहब, मुझे सबसे महंगे वाला फर्नीचर दिखाइए। ऐसा फर्नीचर होना चाहिए कि जब मेरी बेटी के ससुराल वाले फर्नीचर देखें तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। अच्छा बहन जी, महंगा तो चलेगा ना? आप अपनी दुकान का सबसे महंगा वाला फर्नीचर निकालिए, पैसों की चिंता ना कीजिए। अरे ओ राजू, कहाँ है रे? अरे तू इतने महंगे ग्राहक आए हैं और तू काम चोरी करते हुए पता नहीं कहाँ छुप जाता है। अरे मैडम को कुछ ठंडा पिला और सबसे महंगा वाला फर्नीचर निकाल कर ला। राजू सबसे महंगा वाला फर्नीचर निकाल कर लाता है, जो बहुत ही शानदार होता है। क्या बात है, ये फर्नीचर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मेरी बेटी की शादी में जाएगा तो सब लोग देखते ही रह जाएंगे। इसे बाहर ट्रक में रखवा दीजिए। ठीक है बहन जी, मैं आपका बिल बना देता हूँ। रुको भैया, जरा एक छोटा सा काम और कर दो। एक चारपाई और 2 प्लास्टिक की कुर्सी भी दे दो। लगता है घर में नौकरानी की भी शादी हो रही है, जो इतना मामूली सा फर्नीचर उसके लिए ले जा रही हो बहन जी। ये मेरी सौतेली बेटी के लिए, वो ऐसे फर्नीचर के लायक ही है। इस तरह छोटे वाले ट्रक में वह अपनी सौतेली बेटी का दहेज रखवाती है। इसके बाद वह दूसरी दुकानों पर जाती है। आहा, कितने सुंदर सुंदर गहने हैं। ऐसे सुंदर गहने पहनकर तो मेरी बिटिया रानी बहुत ही सुंदर लगेगी। इस तरह जानकी दुकान की सबसे सुंदर और महंगी ज्वेलरी खरीदती है। क्या बात है बहन जी, आपकी तो पसंद बड़ी ही शानदार है। बहुत खूबसूरत हार खरीदा है अपनी बेटी के लिए। हाँ हाँ, लाखों में एक हीरा है मेरी बेटी। अब एक काम कीजिए, आपके पास कोई पुराने धुराने गहने पड़े हैं तो वो भी दिखा दीजिए। मेरी एक सौतेली बेटी है, उसकी भी शादी है, उसके लिए भी ले ही लेती हूँ। जहाँ लाखों के गहने सगी बेटी के लिए लिए गए, वहाँ सौतेली बेटी के लिए 200-300 रुपए के पुराने सस्ते गहने खरीदे गए। इस तरह जानकी ने अपनी सगी और सौतेली बेटी में फर्क किया और दोबारा से शॉपिंग करने निकल पड़ी। भाई साहब, आपकी दुकान के सबसे सुंदर और सबसे महंगे कपड़े और लहंगे दिखाइए, मेरी बेटी की शादी है। अरे ठीक है बहन जी, अभी दिखाता हूँ। इसी तरह शॉपकीपर भी दुकान का सबसे महंगा लहंगा लाकर दिखाता है, जो बहुत शानदार दिखता है। हर बार की तरह जानकी अपनी सगी बेटी के लिए महंगा लहंगा खरीदने के बाद शॉपकीपर से दुकान का सबसे सस्ता लहंगा मंगवाती है। बहन जी, अपने दुकान का सबसे महंगा लहंगा खरीदने के बाद सबसे सस्ता लहंगा किसके लिए खरीदा है? ये बात समझ में नहीं आ रही। ये मेरी सौतेली बेटी के लिए, वो इसी के लायक है, इसलिए उसके लिए सबसे सस्ता लहंगा। इन्हें जल्दी से पैक करवा दीजिए। ऐसे ही नहीं, सौतेली माँ को जल्लाद कहा जाता। अरे पहले तो मैंने सुना ही था, आज हकीकत में देख लिया। सौतेली माँ कभी माँ नहीं रह सकती। इस तरह जानकी सब कुछ खरीद कर वापस घर लौट कर आती है। वो बहुत थक चुकी होती है। अरे कोई एक गिलास पानी ही पिला दो, कहाँ मर गई ये प्रिया? जानकी की आवाज सुनते ही प्रिया भागती हुई रसोई से आती है। उसके हाथ में पानी का ग्लास होता है, जो थोड़ा सा छलक जाता है। अरे कौन सी रेलगाड़ी छूट रही है तेरी? आराम से नहीं लेकर आ सकती थी? गीला कर दिया फर्श, जल्दी से इसे साफ कर दे। ठीक है माँ, मैं अभी कर देती हूँ। इतना कहकर प्रिया फर्श से पानी साफ करने लगती है। अरे मेरी लाड और रानी कहाँ है? वंशिका बेटी, कहाँ हो तुम? जानकी बहुत प्यार से अपनी बेटी वंशिका को बुलाती है। वंशिका तो अपने कमरे में फोन में लगी रहती है। उसे अपनी माँ के आने की कोई खोज खबर ही नहीं होती। लेकिन जब जानकी उसे कमरे में से बुलाकर बाहर लेकर आती है और उसका फर्नीचर का सामान, गहने, लहंगे सब कुछ दिखाती है, तो वंशिका कहती है, ये क्या माँ, बस इतना सा ही? आपको इससे अच्छा कुछ नहीं मिला क्या? कम से कम मेरी पसंद के हिसाब से तो ले आती। अरे पागल, सब कुछ बहुत महंगा है, इससे महंगा और क्या ही लेकर आती। मैं बस अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करना चाहती हूँ कि हर कोई देखता रह जाए। तभी वहाँ जानकी के पति आते हैं। इतना महंगा महंगा सामान, इतना महंगा दहेज दोगे अपनी बेटी की शादी में? एक ही तो लाडो रानी है मेरी, उसकी शादी में दहेज नहीं दूंगी तो किसकी शादी में दूंगी? और प्रिया की शादी के लिए क्या लेकर आई हो? छोटे ट्रक में विनोद जब मामूली सी चारपाई और प्लास्टिक की कुर्सी देखता है तो हैरान होता है। अरे ये क्या, सगी और सौतेली बेटी में इतना ज्यादा फर्क कर रही हो तुम? हाँ? अरे नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भले मैं किसे करूंगी, मेरे पास पैसे ही खत्म हो गए थे, इसलिए बस यही खरीदना पड़ा। जिसको जितना देना चाहिए उतना ही दे रही हूँ। वैसे भी मेरी सौतेली बेटी की इतनी औकात भी नहीं जितना मैं उसे दे रही हूँ। जानकी इधर अपनी सौतेली बेटी के लिए ऐसा सोचती है तो उधर सौतेली बेटी रसोई में। मेरी माँ सारा दिन शॉपिंग करके घर आई हैं, बहुत थकी हैं। खाना तैयार है, जल्दी से खाना लगा देती हूँ। प्रिया ऐसा कहकर खाने की टेबल पर खाना लगाती है और अपनी माँ को बुला लेती है। सभी खाना खाते हैं और प्रिया काम में ही लगी रहती है। उधर वंशिका का सारा ध्यान उसके फोन में ही होता है। चलो अच्छा है, कल लगन भी दे आएंगे,
पता भी चल जाएगा कि दोनों परिवार कैसे हैं। बिल्कुल। इस तरह अगले दिन जानकी और विनोद दहेज का सामान लेकर पहले अमीर बेटी के ससुराल जाते हैं और वहां लगन करके सौतेली बेटी के ससुराल में जाते हैं, जहां लड़के ने शराब पी रखी होती है। अरे ये क्या जानकी, क्या तुमने इस घर में मेरी बेटी का रिश्ता किया है? ये लड़का तो शराबी है और गरीब भी लग रहा है। अरे अरे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? भला मैं अपनी बेटी का बुरा कैसे सोच सकती हूँ? क्या कुछ नहीं है। अरे लड़का है, अपनी शादी की खुशी में थोड़ी सी पीली होगी तो क्या हुआ? भला मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे वैसे किसी से भी कर सकती हूँ क्या? मेरी अपनी बेटी नहीं है तभी तो ऐसे लड़के से शादी करवा रही हूँ। खुद की बेटी होती तो महल के राजा से करवाती शादी। सौतेली बेटी तो इसी के लायक होती है। इस तरह जानकी विनोद को समझा बुझाकर वापस घर ले आती है। विनोद थोड़ा संकोच में होता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। इसी के चलते शादी से पहले जानकी अपनी सगी बेटी वंशिका का बहुत ख्याल रखती है, उसके खाने पीने से लेकर हर एक चीज का। अरे वंशिका बेटी, जब देखो फोन में लगी रहती हो और मुस्कुराती रहती है। देख, तेरी माँ ने तेरे लिए गोंद के लड्डू बनाए हैं, आजा खा ले। नहीं माँ, मुझे नहीं खाने। इतना कहकर वो वहां से उठकर चली जाती है। उसे अपनी माँ की मेहनत भी दिखाई नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिन बाद शादी का समय आ जाता है। दोनों बेटियों की शादी की रस्में होती हैं, लेकिन दिखावे के हिसाब से तो सगी बेटी की ही सारी रस्म बहुत अच्छे से होती है। बाकी बेचारी प्रिया सिर्फ घर के कामों में नौकरानी की तरह लगी रहती है। शादी वाले दिन दोनों बहनें अपने अपने कमरे में तैयार हो रही होती हैं। आज मेरी वंशिका की शादी है, उसकी बारात आने वाली है, जरा देख कर आती हूँ मेरी बेटी कैसी लग रही होगी। जानकी जब अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो उसकी बेटी कमरे में नहीं होती। वो पूरे घर में देखती है लेकिन उसकी बेटी उसे कहीं नहीं मिलती। बारात के आने के ठीक थोड़ी देर पहले ही उसकी बेटी शादी के जोड़े में एक लड़के के साथ घर पर आती है। माँ, मुझे माफ कर देना, दरअसल मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो अनुराग से प्यार करती हूँ, हम स्कूल टाइम से साथ में हैं, आप बस मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। ये देखते ही जानकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने वंशिका। क्या कुछ नहीं सोचा था? मैंने तेरे लिए लाखों का दहेज खरीदा। मैंने इतना सब कुछ करने के बाद तूने मेरे किए धराए पर पानी फेर दिया। तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू तो मेरा ही खून है ना बेटी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी इज्जत की लाज रख ले, बारात आने वाली है। उफ, मैंने ऐसा ही कुछ सोचा था कि आप ड्रामा करोगी। करती रहो, मैं तो जा रही हूँ अपनी जिंदगी की शुरुआत करने। वंशिका वहां से अपने पति के साथ चली जाती है और बेचारी जानकी फूट फूट कर रोती रह जाती है। उसे रोता देख प्रिया से देखा नहीं जाता। माँ, अपने आप को संभालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हौसला रखो माँ। देखा जानकी, तुमने जिस सगी बेटी को तुमने सीने से लगा कर रखा, जिसके दहेज के लिए तुमने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, आज वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली गई और तुम्हारी सौतेली बेटी अभी भी तुम्हारे साथ खड़ी है। प्रिया की तरफ देखकर जानकी को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुम्हारे लिए शराबी पति ढूंढा, फिर भी तुमने एक शब्द नहीं कहा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है और अपनी गलती सुधारने के लिए अब मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से करूंगी जिससे मैंने वंशिका के लिए चुना था। कुछ ही देर में बारात आ जाती है। जानकी अपनी सौतेली बेटी की शादी अमीर घर के लड़के से करवा देती है। यही नहीं, वो सारा दहेज का सामान बहुत प्यार और प्रेम से अपनी सौतेली बेटी को देती है। इस दहेज पर तुम्हारा हक है बेटी, और अब से मैं तुम्हें यह एहसास कभी नहीं होने दूंगी कि तुम मेरी सौतेली बेटी हो। ये सुनते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी सौतेली माँ को गले से लगा लेती है और इसी के चलते वह खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए विदा हो जाती है। उस दिन के बाद जब भी प्रिया अपनी सौतेली माँ से मिलने आती, जानकी उसे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती।